नमस्ते। पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा विषय है जो हमारे चारों ओर मौजूद है, फिर भी हम अक्सर इसकी गहराई को समझ नहीं पाते। तो आज इस खास चर्चा में हम उन सभी ज़रूरी नोट्स को डिकोड करने वाले हैं। जड़ों से लेकर घने वर्षावनों तक का ये सफ़र सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। एक छोटे से पत्ते की नसों और जमीन के बहुत नीचे दबी जड़ों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब, क्या आप सिर्फ एक पत्ती को देखकर बता सकते हैं कि जमीन के नीचे उसकी जड़ कैसी होगी? सुनने में थोड़ा जादुई लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इस एक्सप्लेनर के अंत तक, माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल तक, प्रकृति के ऐसे कई शानदार नियम आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम ईवीएस के बेसिक्स यानी फाउंडेशन से शुरुआत करेंगे, फिर पौधों के वर्गीकरण, जड़ों और पत्तियों के विज्ञान से होते हुए फूलों की दुनिया और बीजों की यात्रा को समझेंगे, और अंत में बात करेंगे हमारी पूरी दुनिया की जैव विविधता पर। चलिए, सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, ईवीएस के आधार और परिवार, क्योंकि पर्यावरण की समझ तो घर से ही शुरू होती है ना? ठीक है, तो इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। समाज की मूल संरचनाएं ही दरअसल हमारे मानवीय पर्यावरण का आधार होती हैं। एक तरफ होती है न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार, जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली। इसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माता पिता और बच्चों का एक पूरा भरा पूरा दायरा होता है। ये हमारे सामाजिक परिवेश का बिल्कुल बुनियादी वर्गीकरण है। और इसी मानवीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक के ईवीएस को बिल्कुल 6 सटीक थीम्स में बांटा है। ये हैं परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीजें जो हम बनाते और करते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिहाज से ये आपका सबसे जरूरी मेंटल मैप है। पूरा का पूरा सिलेबस इन्हीं 6 स्तंभों पर टिका है। अब इंसानी परिवारों से आगे बढ़कर बात करते हैं पौधों के विविध परिवारों की, यानी पौधों के वर्गीकरण की। देखिए, पौधों की इन दो प्रजातियों में अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। क्रीपर्स यानी विसर्पी लता और क्लाइंबर्स यानी आरोही लता। दोनों के ही तने बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन इनके बढ़ने की दिशा बिल्कुल अलग है। क्रीपर्स बस जमीन पर ही चपटे होकर फैल जाते हैं, जैसे कद्दू या तरबूज, जबकि क्लाइंबर्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये किसी चीज का सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे मटर या मनी प्लांट। तो एक जमीन पर पसरता है और दूसरा सीधे आकाश की ओर बढ़ता है। चलिए, अब पौधों की बाहरी संरचना से थोड़ा अंदर चलते हैं। भाग 3, जड़ और पत्ती का विज्ञान। और यहां हमें उस सवाल का जवाब मिल जाता है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में पूछा था। जमीन के ऊपर एक पत्ती पर बनी रेखाओं को, जिसे शिराविन्यास कहते हैं, बस उसे देखकर आप बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जमीन के नीचे जड़ कैसी होगी। कमाल है ना? अगर पत्ती पर जाल जैसी डिजाइन है तो जड़ मूसला होगी, जैसे चना, मूली या गाजर में। और अगर पत्ती की रेखाएं समानांतर यानी पैरेलल हैं तो जड़ें रेशेदार होंगी, जैसे गेहूं, मक्का या प्याज में। ये प्रकृति का कितना शानदार नियम है। अब इन जड़ों के स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मूसला जड़ या टैप रूट में एक मेन जड़ होती है जो पौधे को जिंदा रखने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती है। वहीं रेशेदार जड़ें या फाइब्रस रूट्स तने के बेस से ही एक गुच्छे की तरह निकलती हैं। ये जमीन में गहराई तक जाने के बजाय ऊपर ही एक उथला सा जाल बिछा लेती हैं। जड़ों का काम तो हम समझ गए कि वो पानी ऊपर खींचती हैं, लेकिन फिर उस पानी का क्या होता है? वो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के जरिए बाहर आता है। पत्तियां जल वाष्प के रूप में पानी को छोड़ती हैं। ये एक तरह से पौधे का सांस लेना ही है। और हाँ, एक बहुत ही रोचक फैक्ट ये भी है कि पत्तियां सिर्फ पानी ही नहीं छोड़ती, बल्कि वो अपने भोजन को मंड यानी स्टार्च के रूप में जमा भी करती हैं, बिल्कुल एक कच्चे आलू की तरह। अब पत्तियों से आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, फूलों की अद्भुत दुनिया और प्रजनन का संसार। सबसे अहम बात यह है कि फूल सिर्फ सुंदर दिखने या सजावट के लिए नहीं होते। असल में ये पौधों के सक्रिय प्रजनन अंग हैं। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर इन्हें 2 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। एकलिंगी या यूनिसेक्सुअल फूल वे हैं जिनमें केवल एक ही भाग होता है, या तो नर अंग या फिर मादा अंग, जैसे पपीता और मक्का। दूसरी तरफ
उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल फूल वे हैं जिनमें नर और मादा दोनों ही अंग मौजूद होते हैं, जैसे गुलाब या गुड़हल। प्रकृति ने फूलों को उनके खिलने के समय और उनके उपयोग के आधार पर भी बड़ी खूबसूरती से बांटा है। कुछ फूल ऐसे हैं जो केवल रात में खिलते हैं, जैसे चमेली या रात की रानी, और दूसरी तरफ गेंदा जैसे फूल हैं जिनका इस्तेमाल सीधे तौर पर रंग या डाई बनाने के लिए किया जाता है। अब परीक्षा के नज़रिए से ये कुछ फैक्ट्स बेहद ज़रूरी हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। सूरजमुखी रात में बंद हो जाता है। गुलाब और चमेली को आप सिर्फ उनकी खुशबू से पहचान सकते हैं। गुड़हल और गुलाब ऐसे फूल हैं जो साल भर खिलते हैं। मनी प्लांट पर कभी, जी हाँ, कभी फूल नहीं आते। और एक और बात, गुलाब और गुड़हल का इस्तेमाल दवाइयों में भी होता है। ये वो सवाल हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फूलों की बात हो गई तो अब चलते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, बीजों की यात्रा। कैसे एक पौधा अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित करता है। ऐतिहासिक रूप से बीजों को सुरक्षित रखने का तरीका सच में बहुत ही कमाल का था। पहले के लोग क्या करते थे, वो बीजों को सूखी लौकी के अंदर रखते थे, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे और कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाल देते थे। सोचिए, इंसान और प्रकृति ने मिलकर फसल की रक्षा करने की कितनी चतुर तकनीक निकाल ली थी। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है बीजों के अंकुरण का विज्ञान। बीजों को पानी में भिगोने के बजाय अगर आप उन्हें एक गीले कपड़े में बांधते हैं तो वो जल्दी अंकुरित होते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े में बीज आसानी से सांस ले सकते हैं। उनके लिए हवा का ये फ्लो बहुत जरूरी है। इसके अलावा सोयाबीन जैसे बीज पकने पर अपने आप फटकर बिखर जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई बीज टूट गया है या उसमें कीड़े लग गए हैं तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। और अब हम जूम आउट करते हैं और अपने आखिरी और सबसे मैक्रो लेवल पर आते हैं, जैव विविधता और हमारे नाजुक इकोसिस्टम। अगर आप जलीय यानी पानी में रहने वाले पौधों को देखेंगे तो उनकी शारीरिक बनावट बिल्कुल अलग ही होती है। इन पौधों का तना बहुत लंबा, खोखला और हल्का होता है और इसी खास बनावट की वजह से ये पानी की सतह पर इतनी आसानी से तैर पाते हैं और एक बेहद जीवंत अंडर वाटर इकोसिस्टम बनाते हैं। इन अलग अलग जीवों और पौधों के एक ही जगह पर एक साथ रहने को ही हम जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहते हैं। इस शब्द को 1985 में W.G. रोजन ने गाढ़ा था। ये दो शब्दों को मिलाकर बना है, बायो यानी जीवित और डायवर्सिटी यानी विभिन्न प्रजातियां। और अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ मिलती है, तो वो है हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। 36, ये एक बहुत ही क्रिटिकल नंबर है। पूरी दुनिया में आज की तारीख में कुल 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है। लेकिन जो बात हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि इन 36 में से ठीक 4 हॉटस्पॉट्स हमारे भारत में ही मौजूद हैं। ये क्षेत्र प्रकृति के सबसे समृद्ध और खूबसूरत रूप को दर्शाते हैं। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए कुछ बहुत ही तेज और अहम इकोलॉजिकल फैक्ट्स जो एग्जाम्स में काफी बार आते हैं। दुनिया का सबसे लंबा जीवित पेड़ सिकुआ है। वेटलैंड डे या आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की आर्द्र भूमि गुजरात में है। और हाँ, रामसर सम्मेलन इन्हीं नम भूमियों को बचाने से जुड़ा हुआ है। एक बात जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, किसी भी प्रजाति को तब विलुप्त यानी खत्म मान लिया जाता है जब उसे पूरे 50 सालों तक नहीं देखा गया हो। तो ऐसे में एक सवाल उठता है, ये जानते हुए कि प्रजातियां कितनी तेजी से गायब हो सकती हैं, आज की पीढ़ी भारत के उन 4 अनमोल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को बचाने के लिए क्या कर सकती है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि EVS के ये सभी कॉन्सेप्ट्स अब आपके दिमाग में बिल्कुल छप गए होंगे।